Hello my dear students, my name is Pranjal Tripathi and I teach you physics. Today I am going to teach you the remaining part of chapter 1, that is light, reflection and refraction. आज मैं आपको इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो आगे प्रोसीड करूँगा पढ़ाऊँगा. In the previous video I have covered some topics related to this chapter. That were what were the rules for image formation in case of concave mirror and how the image was forming in concave mirror. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि concave mirror में क्या रूल्स होते हैं, कैसे इमेज बनती है. रूल्स वही थे, 4 रूल्स वर देयर एंड इमेज फॉर्मेशन के केसेस कितने थे? 6 केसेस थे. कितने? 6 केस. नाउ वी विल स्टडी हाउ द इमेज इज फॉर्म इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. अभी तक कॉन्केव पढ़ा, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है इसके भी कुछ रूल्स हैं. अभी तक हम लोगों ने जैसे रूल्स पढ़े थे कॉन्केव मिरर में, वैसे कॉन्वेक्स में भी कुछ रूल्स हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट रूल्स. सो रूल नंबर फर्स्ट इंडिकेट्स दैट इफ एनी रे कमिंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ फोकस, अगर कोई रे ऐसी आ रही थी कि वो फोकस के डायरेक्शन में जा रही थी, फोकस पॉइंट के डायरेक्शन में जा रही थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे किस पैरेलल हो जाती है? किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ फर्स्ट रूल. इन दिस रूल if any ray is coming parallel to the principal axis, it gets reflected in the direction. When it is produced back, it cuts the focus point. मतलब क्या है कि कोई भी रे आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये है प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए, जब रिफ्लेक्शन हुआ और इसको प्रोड्यूस बैक किया गया, इस रे को डॉटेड लाइन से देखिए प्रोड्यूस बैक किया गया, तो ये फोकस पे कट कर रहा है. पहले वाले रूल में क्या हुआ था कि इनकमिंग रे फोकस की डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद दिस रे वाज गेटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सेकंड रूल में इसका जस्ट अपोजिट उल्टा है. इसमें पैरेलली आएगी और रिफ्लेक्ट होगी जिस डायरेक्शन में, उस रे को अगर प्रोड्यूस बैक किया जाएगा तो वो काटेगी कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस पॉइंट. Now coming to the third rule. Third rule indicates that if any ray coming in the direction of center of curvature, अभी तक ये रे आ रही थी फोकस की डायरेक्शन में. Now this ray is coming into the direction of center of curvature. जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है, then after reflection it gets back into the same direction from which it was incoming. Means क्या है कि वो रे उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी. ये एक तरीके का केस वैसा ही हो गया कुछ ना कुछ जो कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में केस पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, व्हेन द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मल का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल. तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे ये आ रही है और इसका सरफेस देखिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, इसका सरफेस देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा है. जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसका सरफेस यहाँ पे कुछ सिमिलर टू दैट. तो हम देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है. किससे? सरफेस से. ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज सरफेस. सी हियर इट इज 90 डिग्री. तो ये रूल आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. द फोर्थ रूल इज वेरी सिंपल. ये आप लोगों को आपने कॉन्केव मिरर में भी ये रूल पढ़ा था, दैट इफ एनी रे मेक्स एनी एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज आई, इट गेट्स बैक, it reflects with the same angle. जो एंगल ये इंसिडेंट रे बना रही है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है, सेम वही एंगल से वो रे रिफ्लेक्ट होगी, वही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से. देखिए जो आई है
angle I is equal to angle R. This rule indicates that angle I is equal to angle R. Now we will understand how the image is formed in case of convex mirror. There are two cases in this. Similar to that in concave mirror the cases were 6. कॉन्केव मिरर में जो केसेस थे वो 6 थे. इनिशियली कॉन्केव मिरर में क्या था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा था, उसकी इमेज पॉइंट साइज बन रही थी. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल के पास लेके आ रहे थे तो इमेज का साइज बढ़ रहा था. लेकिन उसमें 6th केस में आप लोग देखेंगे, 6th केस में ऐसा नहीं है. 6th केस में जब ऑब्जेक्ट को रखा किसके, पोल के और फोकस के बीच में, तो जो इमेज बनी थी वो बनी थी इरेक्ट. इरेक्ट मीन सीधी बनी थी, और बाकी 5 केसों में बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड. तो दैट 6th केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इरेक्ट बनी थी और वर्चुअल बनी थी. वर्चुअल क्यों बनी थी? क्योंकि डॉटेड लाइन से बनी थी वो इमेज. यहां पर देखते हैं पहले केस में क्या है. इन द फर्स्ट केस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज kept at infinity. जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? इंफिनिटी में. इंफिनिटी में मतलब और दूर रखा. ऐसे ही कॉन्केव मिरर में भी जो हम लोग ले रहे थे वो फर्स्ट केस यही था कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख रहे थे. इसमें भी सेम सिमिलर टू दैट वैसे ही. तो ए भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इंफिनिटी पर रखा. देन द रेज coming from that object are parallel. ये तो आप सबको पता है कि इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसकी रेज क्या होती है? पैरेलल होती हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस एंड these rays are coming from this object. these rays are coming. ये रेज हमारी इस ऑब्जेक्ट से आ रही थी and are getting reflected in this direction. देखिए ये रे आई और इस कॉन्केव मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर इस डायरेक्शन में चली. ये रे आई रिफ्लेक्ट बैक होकर इस डायरेक्शन में चली. बट जब हम लोगों ने इस रे को प्रोड्यूस बैक किया, पीछे लेकर आए डॉटेड लाइंस के थ्रू, तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों रेस आपस में एक दूसरे को फोकस पॉइंट पर कट कर रही है. अब क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये इमेजिनरी लाइंस का था. इमेजिनरी लाइंस और वर्चुअल लाइंस. क्यों? क्योंकि ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं आप. डॉटेड लाइंस मतलब क्या है? वर्चुअल लाइंस, इमेजिनरी लाइन. रियल में वो रे नहीं है. रियल रे तो ये है आपकी सॉलिड लाइन में. लेकिन हम लोगों ने जब प्रोड्यूस बैक किया इसको, पीछे लेकर आए, इन रेस का हम लोगों ने डायरेक्शन देखा, तो हम लोगों को क्या पता चला कि ये दोनों रेस आपस में एक दूसरे को फोकस पॉइंट पर कट कर रही हैं. और जहां दो रेस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं वहीं क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन. वहीं इमेज फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट इंफिनिटी द इमेज वाज formed at focus point. Focus point पर इमेज बन रही है. और कैसी बन रही है? What is the size of the image? And here we can see that the size of image is point size. Point size कह सकते हैं या highly diminished. Highly diminished means क्या? बहुत छोटी, very small. तो ये तो था आपका, ये पोजीशन थी. What was the position of image? Position of the image was at focus. Now what is the size? Size क्या है? Size is highly diminished. Highly diminished means very small. Highly diminished means what? Very small, point size. What is the nature of the image? Nature of the image is, as we can see, that the rays are virtual. तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? virtual and erect.
साथ साथ चलती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। अब इमेज क्यों वर्चुअल है? क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल लाइन से होके बन रही है वो इमेज, तो वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये था आपका फर्स्ट केस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होता है? सेकेंड केस में आप लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? पोल और इंफिनिटी के बीच में। द ऑब्जेक्ट इज केप्ड एट द ऑब्जेक्ट इज केप्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा? पोल और इंफिनिटी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो आप लोग देखेंगे कि एक रे यहां पर पैरेलली आ रही है, और आपको पहले तो मैंने बताया था व्हेन एनी रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द डायरेक्शन व्हेन दिस रे इज प्रोड्यूस्ड बैक इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। ये आपको मैंने बता चुका हूं, ये पहले भी बताया है मैंने कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो उस डायरेक्शन में जाएगी। फिर जिस डायरेक्शन में जाएगी उस रे को हम लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूस बैक करेंगे डॉटेड लाइन से, और ये डॉटेड लाइन कहां पर कट करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस पॉइंट। अब यहां पर कॉम्बिनेशन है किसका? पहले रूल का और तीसरे रूल का। तीसरा रूल आपको मैंने क्या बताया था? व्हेन एनी रे वाज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है then it gets reflected back into its original direction, or we can say that the incident ray gets reflected into its original direction। जहां से वो आ रही है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाएगी। तो देखिए ये रे यहां पर आ रही थी और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन जब हमने इसको प्रोड्यूस किया इसके कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड पीछे, तो हमने देखा कि ये रे यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रही है और पॉइंट मिला हमको ये पॉइंट। This point is the intersection point of both the rays। अब क्योंकि यहां पर भी देखेंगे हम कि जो ये रे है ये वर्चुअल रेस है। क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन सभी पे बनी है, तो यहां पे भी इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल जैसे ही होगा तो ये देखिए आपको इमेज अपने आप इरेक्ट मिलेगी इस केस में। तो यहाँ पर ये चीज प्रूफ होती है कि क्या मैंने बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट देखिए आपको साथ में मिल गया, दोनों ये चीज साथ में चलती, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर आपकी वर्चुअल में होगी तो इरेक्ट तो अपने आप होगी, सीधी मिलेगी। इरेक्ट मींस स्ट्रेट, सीधी। सो अब हम लोग इसकी पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में बात करें। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इन केस 2? What is size? Size is smaller than that of object। आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है लेकिन इमेज का साइज उससे छोटा है। The size of this image is smaller than that of object। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। और नेचर कैसा है इसका? नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है इसकी? बिटवीन फोकस एंड पोल। सी दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल, तो इन दोनों के बीच में ये इमेज बन रही है। तो पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड पोल। सो स्टूडेंट्स, these are very simple but you have to see it very carefully कि रेस कहां से आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां ये सब रेस कट कर रही है एक दूसरे को। जहां दो रेज एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। ये चीज आपको वेरी केयरफुली अपने
दिमाग में रखनी है कि फर्स्ट केस में क्या होगा। फर्स्ट केस तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उससे पैरेलली लाइन रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उनको प्रोड्यूस बैक किया, ये पॉइंट पर कट कर दी, यहीं पर इमेज बन गई। सेकेंड केस में हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें आपको करना क्या है, पहला केस और तीसरे केस का कॉम्बिनेशन है। पहले केस में क्या था कि पैरेलली कोई आ रही थी, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब इस जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है उसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे से, किसके पीछे, मिरर के पीछे प्रोड्यूस किया, देखिए फोकस पर कट। सेकेंड रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही है। फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जब इसको भी प्रोड्यूस कर किया तो ये कट कहाँ की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए दोनों रेस, एक तो ये ये दोनों रेस आपस में कट की इस पॉइंट पर। अब जहां पर कट कर गई ये दो रेस, वहीं पर आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में तब क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाएगा। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो हम कह सकते हैं कि द साइज विल बी पॉइंट साइज ऑफ हाईली डिमिनिश्ड एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में वर्चुअल इरेक्ट, इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स में आपके केवल दो केसेस हैं और दोनों ही वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। कॉन्केव में आपको 6 केस पढ़ने को मिले थे, इसमें केवल 2 केसेस। Our next topic is sign convention for spherical mirror. Spherical mirror either it is concave or convex. Concave हो या convex हो, दोनों के लिए साइन कैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले कोई आपने मिरर ले लिया, let us suppose it is concave mirror. The first rule says that the object is always kept on the left side of this spherical mirror. जो भी spherical mirror है आपका, either it is convex or concave, you have to take the object on the left side, like this. First rule says that. अब second rule क्या कहता है, the height above the principal axis. This is principal axis. This is what? This is what? Principal axis. जो भी हाइट इसके ऊपर ली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड द हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। जो कुछ भी हाइट है, जो भी हम लोग मेजर करेंगे, अगर वो हाइट हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रही है तो वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव काउंट होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, उसको हम क्या नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। इन केस ऑफ the distance measuring along the direction of light, अगर डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आपका ये है, जो इससे ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा था, ये ऑब्जेक्ट रखा था, इससे जो लाइट रेज निकली, अगर आप इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ले रहे हैं, then it would be taken as positive. But if you are taking opposite to the direction of ray of light, then it is taken as negative. ये क्या है, distance opposite to the direction of ray of light. जब डिस्टेंस अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट का, तो वो डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव में फॉर्म करेंगे, माइनस होगा। और जब डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में होगा, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में, देन डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। सो ये थे अभी तक आपके साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग
स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि U क्या है, V क्या है, F क्या है। U is the distance of object। सबसे पहले हेडिंग जान लेते हैं, रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। इन तीनों के बीच में रिलेशन है क्या? तो U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा एक बात और आपको बता दें कि ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो पोल से ही मेजर करेंगे। ये जो पोल है इसी से डिस्टेंस मेजर की। तो U भी आपको पता चलेगा, F क्या है, फोकल लेंथ इसकी और मिरर। ये था आपका U, V एंड F। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। अब क्योंकि ये बात हो रही थी मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। इस रिलेशन का यूज होगा आपका न्यूमेरिकल लगाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इस रिलेशन को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो अगर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में या 1-2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपसे ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। उसमें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज U, व्हाट इज V एंड व्हाट इज F। और नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। साइज इसका, इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में, वही कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी बन गई, वो हमें किससे पता चलेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन से। इसका फॉर्मूला भी होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का H2/H1। H2 is what? The height of image. Height of image upon height of object. Height of image upon height of object. H2 is जो अभी आपने रखा था ऐसे करके। तो जो मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो आपकी एक रे ये गई और एक रे यहां पर आपकी इमेज बनी, ठीक है, एक रे ये गई, एक ये, तो यहां पर आपकी इमेज बनी। तो हाइट ऑफ इमेज ये A डैश B डैश, ये A B ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट A, दोनों ही पॉजिटिव दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों क्या हो रहे हैं, ऊपर साइड हो रहे हैं। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -V/U। V is what? The image डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज V, और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि V/U होता है, नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का V/U, लेकिन ये -U इसलिए लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेडी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है, इसके मिरर पे। और मैंने बताया था
कि जब ये आपका पोल है, सभी डिस्टेंस आपकी पोल से ली जाएंगे। ऑब्जेक्ट रखा है पोल के लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्शन क्या हुई मेजर करने की? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड हमने, तो हमारी डायरेक्शन मेजर करने क्या हुई ये, और डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो ये माइनस इसलिए लिया गया, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब डायरेक्शन हम लोग मेजर करेंगे तो वो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट निकलेगी, अपोजिट निकलेगी डायरेक्शन, इसलिए माइनस किया। Students, till now we have studied about what is reflection and all the topics related to reflection. Now coming to the second major topic in this chapter, which is refraction of light. अभी तक हम लोगों ने बात की रिफ्लेक्शन की, उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी, इमेज फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, वो अभी तक हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे एक सेकेंड मेजर टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction of light. Refraction of light is also a phenomenon in which the incident ray bends towards normal or goes away from the normal when it comes from first medium to another. जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ने ट्रेवल करेगी तो वो बेंड हो जाती है, बेंड हो जाएगी क्या? अवे दूर भाग जाएगी नॉर्मल से। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस कहने का ये मतलब है कि रे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जाएगी, उससे डेविएट हो कुछ ना कुछ। ये कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये होना चाहिए, लेकिन ये ना होके ये क्या होता है? बेंड होता है। तो ये अभी तक था ऊपर वाला मीडियम वन, मीडियम वन से जैसे ही मीडियम टू में लाइट रे इंटर की, इट बेंड्स। This is medium 1 and light ray. This is the incident ray. And this is what? Refracted ray. तो देखिए आप कि इंसिडेंट रे कोई एंगल आई बना रही थी नॉर्मल से। दिस इज व्हाट? नॉर्मल। नॉर्मल ये लाइन है आपकी, इंसिडेंट रे कुछ आई एंगल बना रही थी, और रिफ्रैक्टेड रे जो है आर, ये है आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई नेवर इक्वल टू एंगल आर। तो फिर से एक बार समझ जाइए कि व्हेन द रे ऑफ लाइट travels from one medium to another, it deviates from its original path either towards normal or away from normal. या तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से अवे दूर भाग जाएगी, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ पर नहीं जाएगी बस। तो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। रिफ्रैक्शन को जानने के लिए सबसे जरूरी जानना है कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर क्या है। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। रेयर मीडियम में स्पीड लाइट की क्या होगी? ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम
डेंस, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि डेंसर मीडियम, काफी घना मीडियम जो होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी एक क्लास है, उसमें कुछ दूरी पर डेस्क पड़ी है, और कल रेयर मीडियम की बात करें तो डेस्क बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर पड़ी है, तो आप इजीली क्लास में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हो या मूव कर सकते हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे ही लाइट को रेयर मीडियम में चलने में कोई परेशानी नहीं होती, इसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर होती है। लेकिन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करें तो अगर क्लास में सीटें काफी क्लोजली पैक्ड होंगी, पास पास होंगी, तो आपको चलने में परेशानी होगी, कहीं आप इस सीट से टकराओगे, कहीं उस सीट से टकराओगे, तो आपको चलने में काफी परेशानी होगी। इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। ये आप एग्जांपल हमने जो दिया इससे आप समझ सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एयर, द स्पीड ऑफ लाइट in air is more in comparison to speed of light in glass and water। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम है क्या, कि स्पीड इसकी लाइट की एयर में, अगर एयरी मीडियम है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इससे अगर स्पीड ऑफ लाइट मेजर करें ग्लास में या वाटर में, तो हम कह सकते हैं कि एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास एंड वाटर। जो आपकी एयर है वो ग्लास और वाटर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। अब अगर बात करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, तो हम कह सकते हैं कि glass and water are optically denser than that of air। क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर में स्पीड लाइट की क्या हुई थी, कम हुई थी इससे एयर से। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ग्लास और वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बात एक ही है, लेकिन इस बात को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट को समझना। स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम होगी, लेस। एग्जाम्पल आपको सबसे बढ़िया ये एग्जाम्पल आपको दिया कि ग्लास में और वाटर में लाइट को ट्रेवल करने में परेशानी होती है, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन एयर की बात करें तो एयर मतलब, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर होते हैं, तो लाइट को इजीली ट्रेवल करने का मौका मिलता है, इसलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। I hope you have all got the concept of optically rarer medium and optically denser medium.